नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में आज के आर्टिकल से देख लेते हैं। आज का हम जो पहला आर्टिकल बात करेंगे ये फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स के बारे में बात करेंगे। उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो भारत से क्राइम करके, अपराध करके दूसरे देश भाग जाते हैं। उन भगोड़ों के बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये नए मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, नया मंत्रालय बनाया गया है जिसकी कमान सौंपी गई है अमित शाह जी को। होम मिनिस्ट्री के साथ में अब ये कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री भी संभालेंगे। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि भारत में सहकारिता का जो पूरा एक आंदोलन है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और समय की ज़रूरत है कि हम इस सहकारिता के स्तर पर, एक स्ट्रक्चर पर, एक ढांचे पर और ध्यान दें। इसीलिए ये कदम उठाते हुए ये मंत्रालय बनाया गया है। तो इस बारे में हम बात करेंगे, भारत में क्या स्थिति रही है और आगे आने वाले काल में हम क्या कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बताना चाहूँगा, मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। एक और आपके लिए अनाउंसमेंट है कि लॉ सीखो 3 दिवसीय बूट कैंप ला रहा है इंडियन जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप जुडिशरी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आपका सपना है कि आप जज बने, तो ये बूट कैंप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। ये उन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। ये बूट कैंप बात करेगा और चर्चा करेगा जिसमें आपको कई दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है जुडिशरी की प्रिपरेशन में। उसके अलावा आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन हो, आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो जुडिशरी को लेकर, तो वो भी आप हमारे बूट कैंप में पूछ सकते हैं। और ये बूट कैंप कंप्लीटली फ्री है, पूर्णतः ये बूट कैंप मुफ्त है। तो आप यहाँ पर यहाँ लिंक जो है बायो में दी गई है, उस लिंक पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। 10 जुलाई से 12 जुलाई तक ये 3 दिवसीय बूट कैंप है जो शाम में 6 से रात के 9 तक चलेगा। चलिए आज का एमसीक्यू देखते हुए ये है कि भारत का अभी का इस समय का प्रजनन दर क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का करंटली क्या है। आपको ऑप्शन ए है 2.0, ऑप्शन बी है 2.1, ऑप्शन सी है 2.2, जो ऑप्शन डी 3। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अब पढ़ते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। तो आज का वर्णनात्मक प्रश्न ये है कि अगर हम फ्यूजिटिव केसेस में, जहाँ पे फ्यूजिटिव अपराधी होते हैं, ऐसे अपराधी जो भारत देश छोड़ के बाहर भाग जाते हैं, अगर हम इनका एक नेशन वाइड डेटा बनाएं, अगर हम एक राष्ट्रीय व्यापी यहाँ पर डेटा बनाएं, तो किस प्रकार से ये हमें इन्हें पकड़ने के लिए मदद करेगा। तो आप आपका उत्तर इस प्रश्न के लिए 250 शब्दों में लिख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कई लोग इस वीडियो की PDF चाहते हैं, पूछते हैं हमसे कि इस वीडियो की आपको हमें PDF चाहिए, कमेंट में मेंशन करते हो। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर आप जाके हमारा लॉ सीखो टेस्ट प्रेप ग्रुप सर्च कर सकते हैं, या स्क्रीन पे आपको ये बार कोड दिया गया है, इसे स्कैन कर सकते हैं और वहाँ पे उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो की PDF के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं जो उस टेलीग्राम चैनल पे शेयर होती है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम के चैनल्स भी है। टेलीग्राम पे हमारा समय काफ़ी हम वेस्ट करते हैं, खासकर अगर हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्क्रॉल करते करते अगर पढ़ाई का मौका मिले तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि स्क्रॉल करना भी यहाँ पे हमारा प्रोडक्टिव साबित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यायिक परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो lawsikho.judiciary ये आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे और हमसे जुड़ सकते हैं। क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो लॉसिको क्लैट प्रेप, और यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो UGC_net_lawsikho आप में सर्च करके हमारे इंस्टाग्राम पेजेस से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिलचस्प अपडेट्स मिलेंगी, काफ़ी अच्छे छोटे छोटे फॉर्म्स में, रील्स के फॉर्म में आपको यहाँ पर अपडेट मिलेंगी, करंट अफेयर्स की, लीगल अपडेट्स, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मददगार साबित ज़रूर होगा। अब बढ़ते हैं पहले आर्टिकल के ऊपर कि किस तरीके से हम हमारे देश से भागे हुए भगोड़ों को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये समाचार में इसलिए आया क्योंकि नीरव मोदी को UK के कोर्ट ने कह दिया कि हम इन्हें भारत को हस्तांतरित कर देंगे। भारत में अगर ये जुर्म करके आए हैं तो हम भारत को हस्तांतरित कर लेते हैं। कौन सा मामला चल रहा था इनके ऊपर PNB फ्रॉड केस, जिसमें 13,758 करोड़ का यहाँ पर घोटाला करके नीरव मोदी UK भाग गए हैं। तो यहाँ पर उसके लिए जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई है और UK भारत को जो सुपुर्द करने वाला था नीरज मोदी को, उसके अगेंस्ट UK के हाई कोर्ट में नीरव मोदी ने एक याचिका दायर की, जिसको अभी रिजेक्ट कर दिया गया है तो UK के हाई कोर्ट के द्वारा। तो बहुत जल्दी नीरव मोदी को हमको भारत में देखने को
मिलेगा। उसके बाद में अब बात ये आती है कि इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में एक्स्ट्राडिशन लॉ क्या है, क्या स्थिति है इनकी, एक्स्ट्राडिशन किस तरीके से किया जाता है, इसका अन्वेषण कैसा होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, इसका प्रोसिक्यूशन क्या होता है, और क्या ज़रूरत है, क्या सुधार हम ला सकते हैं कि और भविष्य में हमको इतनी देर किसी अपराधी के लिए रुकना ना पड़े। तो अगर हम भारत में हमारे कानूनों की तरफ देखें तो दंड प्रक्रिया संहिता, इंडियन पिनल कोड, हमारा जो पिनल कोड, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, उन्हीं में से एक्स्ट्राडिशन लॉ भी इसमें मौजूद है। उसके अलावा भी प्रोसीजर लॉ है और दूसरे स्पेसिफिक विषयों पर लॉ है जो कि एक्स्ट्राडिशन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे देश में एक्स्ट्राडिशन एक्ट है, द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, और ऐसे कई लॉ हैं जिसमें एक्स्ट्राडिशन लॉ जो है वो फैला हुआ है। तो यहाँ पर एक ऐसा कोई हमारे देश में कानून नहीं है जहां तक एक्स्ट्राडिशन लॉ सीमित हो। अगर हम हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की बात करें, अगर हम अन्वेषण और यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन होता है ये किया जाता है स्टेट पुलिस स्टेशंस के द्वारा, और जो बहुत महत्वपूर्ण केसेस होते हैं ये केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत खराब टेंडेंसी देखने को मिलती है कि अगर यहाँ पर कोई अपराधी बाहर भाग जाता है, वो एब्सकॉन्ड हो जाता है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस केस को क्लोज कर देती है। फिर वो भली राज्य सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, पुलिस हो, या वो केंद्रीय सरकार की कोई एजेंसी हो। तो ये बहुत खराब टेंडेंसी है जिस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके अलावा एक और बात यहाँ पे की गई है, द नंबर ऑफ केसेस वर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स आर मेड टू परस्यू फ्यूजिटिव डोमेस्टिक इंटरनेशनली आर हार्डली डॉक्यूमेंटेड। तो यहाँ पर जो लोग भाग गए हैं, जो अपराधी है, जो भगोड़े हैं, इनका हमारे पास में कोई डेटा नहीं है। डेटा है भी तो काफ़ी सीमित है। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस पर काम करें और एक राष्ट्रव्यापी डेटा बेस हम बना सकते हैं जिससे इनको पकड़ने के लिए, इनको ट्रैक करने के लिए मदद हो। तो क्या ज़रूरत है इस पे, जैसे हमने एक चर्चा करी कि डेटाबेस बनाने की आवश्यकता है। उसके अलावा यहाँ पर नेशन वाइड डेटा जो हो वांटेड पर्सन का, वो पुलिस एजेंसी द्वारा, पब्लिक एजेंसी द्वारा, पासपोर्ट अथॉरिटी, इमिग्रेशन अथॉरिटी, ये डेटा अगर सबके पास में आ जाए तो कोई कैसे किसी देश से भाग सकेगा, हमारे भारत देश से कोई विदेश कैसे भाग सकेगा अगर इमिग्रेशन और पासपोर्ट अथॉरिटीज़ जैसी अथॉरिटी के पास में उनका डेटा चले जाए कि ये अपराधी है, इनको भारत देश से बाहर नहीं जाने देना है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन की आवश्यकता है। जो स्टेट पुलिस है, उसके अलावा जो इमिग्रेशन यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इमिग्रेशन एजेंसी से, ये जब तक साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर इंटरपोल की भी मदद ज़रूरी है, एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय की भी मदद ज़रूरी है, गृह मंत्रालय की भी मदद ज़रूरी है। सारी सेंट्रल एजेंसीज को साथ में आके यहाँ पर और स्टेट एजेंसीज को साथ में आके जब तक काम नहीं करेंगी तब तक हम इन तरीके के भगोड़े को पकड़ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि राज्य की और केंद्र की सारी एजेंसियाँ समन्वय बिठा के चले, तभी जाके हम फ्यूजिटिव जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नेशन वाइड सिस्टम बनाया जाए वांटेड पर्सन नोटिसेस, जिस तरीके के इंटरपोल के नोटिसेस होते हैं उसी तर्ज पर यहाँ पर वांटेड पर्सन नोटिसेस बनाने की आवश्यकता है। उसके अलावा साइनिंग टू मोर बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल कन्वेंशन ऑन क्रिमिनल मैटर्स। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि बाइलेटरल यहाँ पर कन्वेंशन की जाए बहुत से देशों के बीच में, जैसे यूके और हमारे बीच में यहाँ पर कन्वेंशन थी तो हम आसानी से यहाँ पे यूके को पकड़ पाए। उसके अलावा इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन डिवीजन भी बनाने की बात की गई है कि यहाँ पर कैसे हम एक दूसरे की सहकारिता करते हुए एक प्रॉपर सिस्टम बना सकते हैं। कुछ हमारे देश के भगोड़े हैं, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, दीपक तलवार, संजय भंडारी, ललित मोदी, ये कुछ लोग हैं जिनकी तलाश भारत को अभी भी है। नीरव मोदी शायद बहुत जल्दी भारत में हो तो इन पर केस चल सकता है और देख सकते हैं कि हमारा जितना नुकसान करा है उनमें से हम कितने इनसे भरपाई कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल की ओर। तो दूसरा आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्रालय के बारे में है। सहकारिता का जो विषय है ये एक विभाग हुआ करता था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, जो कृषि मंत्रालय है उसी के अंतर्गत सहकारिता एक भाग हुआ करता था, एक विभाग हुआ करता था वहाँ पे। लेकिन अब इसे एक
इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया है। तो यहाँ पर ये जो स्वतंत्र मंत्रालय है इसका प्रभार जो है सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी को दिया गया है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से सहकारिता का ये जो एक उद्देश्य से ये मंत्रालय बनाया गया है, तो ये इतना महत्वपूर्ण भारत के लिए क्यों है और क्या हिस्ट्री रही है और क्या भविष्य इसका हो सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, it will deepen cooperative as a true people based movement reaching out the grassroots level। तो यहाँ पे धरातल तक ग्रासरूट लेवल तक लोगों तक यहाँ पर फायदा पहुंचे चीजों का, उसके लिए सहकारिता जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के लिए सहकारिता का उदाहरण हम समझ लेते हैं, जैसे एक गांव है, उस गांव में 50 किसान हैं। अब जब 50 किसान अलग अलग जाके उनकी खेती का जो उत्पाद है उसे बेचते हैं, तो किसी को रेट ज़्यादा मिलता है, किसी को रेट कम मिलता है, और यहाँ पर हर किसी को खर्च जो है वो ज़्यादा खर्चना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। अब यही सोचिए, अगर ये 50 किसान जो 50 ज़मीन के टुकड़े हैं उनको अगर हम एक यूनिट की जैसे अगर देखें, और ये सारे 50 किसान बोले कि हाँ हम साथ में आएंगे, साथ में उत्पादन करेंगे और साथ में ही इसकी बिक्री भी करेंगे, इसे विक्रय भी करेंगे, तो सोचिए यहाँ पर कितना बड़ा फील्ड तैयार होगा। इसको सींचने से लेकर इसे तैयार करने का जो खर्च है वो भी यहाँ पे तुलनात्मक रूप से इंडिविजुअली जब करते हैं, एकात्मक लेवल पे जब करते हैं, तो उससे कम होगा। उसके अलावा इसका उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। उत्पादन में जब मार्केट में जाएंगे तो इनके पास में जो नेगोशिएटिंग पावर है वो भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए सहकारिता का यहाँ पर जो मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के लिए सहकारिता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, अधिकतर जो है छोटे और मझोले ही किसान हैं। अमूल अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है सहकारिता का, कि किस तरीके से अमूल ने सहकारिता के मॉडल को अपनाते हुए बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को पीछे छोड़ दिया है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं फॉरेन कंट्री से आने वाली कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का ही होना चाहिए? नहीं, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये इंडिविजुअल छोटे छोटे किसानों का भी होना चाहिए। उसके लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो अपने आप में बहुत, कोऑपरेटिव मॉडल जो है, कोऑपरेटिव ढांचा जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा जो MSME है, जो लघु और मध्यम उद्योग है, ये भी अगर साथ में सहकारिता के मॉडल को लेकर चले तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा सफल साबित हो सकते हैं और अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भारत में सहकारिता का जो मॉडल है ये कोई न्यू नहीं है, ये कोई नया नहीं है। काफ़ी लंबे समय से भारत में सहकारिता के आंदोलन चलते आया है। अगर हम गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें भी सहकारिता की बात करिए, हमारे गांवों को मजबूत बनाने की बात करिए सहकारिता के मॉडल को, ढांचे को अपना के। तो उसी मॉडल, उसी ढांचे को जो कि हमारी आज़ादी के समय सपना देखा गया था, उसी को पुनः स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्री का, इस मंत्रालय का उद्देश्य रहेगा। तो भारत में अगर हम कोऑपरेटिव मूवमेंट को देखें, सहकारिता आंदोलन को देखें, तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है जो छोटे छोटे इंडिविजुअल्स है उन्हें, और इससे मदद ये मिलती है कि जो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर मिलती है अंडर अ कॉमन गोल, वो इंडिविजुअल अगर कोई पर्सन अप्रोच करता है तो उससे कहीं ज़्यादा होती है। हमने कई कहानियों में सुना है कि यहाँ पर एकता में शक्ति होती है। उसी तरीके से जब बहुत से लोग साथ में आके काम करते, बहुत से किसान, बहुत से छोटे छोटे उद्यमी जब मिलकर साथ में काम करते हैं तो उनकी पावर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम विलेज लेवल पे देखें तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS, जो प्राथमिक कृषि संस्थाएं रहती है, वो अपने आप में काफ़ी अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब हमारे देश में देखते थे कि जो अनस्ट्रक्चर्ड लोन सिस्टम बन चुका था, यहाँ पर महाजन की तरफ से जो लोन लेता था और एक ऋण जाल में कोई किसान फंस जाता था, उससे बेहतर जो है वो बैंकिंग सिस्टम रहता है, क्रेडिट सोसाइटीज़ रहती है। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सफल साबित हुए हैं। उसी के साथ में यहाँ पर PACS जो है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो है, इनकी बार्गेनिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें एकल व्यक्ति से। उसके अलावा ज़रूरी इसके कानून देख लेते हैं। कॉर्पोरेशन जो है, सहकारिता जो है, ये कौन सी लिस्ट में आता है? तो इसका उत्तर है
कॉन्करेंट लिस्ट में, जो समवर्ती सूची है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है, ये दोनों के ही विषय में आता है। उसके अलावा हमारे देश में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 है, मतलब सहकारिता विभिन्न राज्यों में अगर आप सहकारिता सोसाइटीज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कानून लाया गया था। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि मल्टी स्टेट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है ये सेंट्रल लेवल पे होता है, लेकिन इसे चलाया जाता है, इसका सारा रेगुलेशन जो किया जाता है इफेक्टिव रूप में वो स्टेट रजिस्ट्रार के द्वारा करा जाता है। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ पर स्टेट की यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा सहकारिता का अगर आपको उदाहरण देखना है तो महाराष्ट्र और गुजरात, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पे सहकारिता का ढांचा बहुत अपने आप में सफल हुआ है। महाराष्ट्र में अगर देखें तो 150 विधायक जो है वो कहीं ना कहीं इस सहकारिता के मूवमेंट से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे देश के गृह मंत्री की हम बात करें, जिन्हें अभी सहकारिता मंत्रालय दिया गया है, ये भी अहमदाबाद का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है उसको हेड करते हैं, उसके प्रमुख है। तो जब देश के इतने नंबर 2 के अगर हम कैबिनेट में मंत्री देखें, वो भी एक कोऑपरेटिव बैंक के हेड है, तो अपने आप में बताता है कि सहकारिता का जो मॉडल है या सहकारिता से जो एंटिटी आती है वो अपने आप में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो सहकारिता अगर हम देखें, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं रूरल एरियाज में भी होते हैं, अर्बन एरियाज में भी होते हैं। रूरल एरियाज में अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में ये बटे होते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बैंक अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर हम देखें तो कॉस्मोस बैंक करके एक ऐसा है जो पुणे बेस्ड बैंक है, इनकी शाखाएं बहुत है, इनका एक बैंक जैसा काफ़ी ज़्यादा ये एक इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। तो ऐसे कई हमारे देश में और भी होनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। काफ़ी मेहनत करते हैं हम ये बनाने के लिए, तो अगर आप इसकी रीच बढ़ाने में अगर हमारी मदद करेंगे तो बहुत ही ये हमारे लिए मोटिवेटिंग होगा। अगर मेरी रिक्वेस्ट आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ इसलिए शेयर कीजिए। चलिए तो आज का विश्लेषण समाप्त करते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।